हाँ, वेलकम टू माय चैनल। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ से एक नए पुनः बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। यह जो है बूस्टर डोज का भाग 3 है। इसमें हम लोग साइंस के वैसे प्रश्न देख रहे हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इसका ध्यान करके आप जो है बहुत बड़ा विजय हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर जो है आप उठा सकते हैं। देखिए यहाँ से तो शुरू बिना समय को गंवाए हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठंडा का बड़ा जो है प्रकोप बढ़ गया है, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए। पहले हमारा दिखना नहीं जरूरी है, इसको दिखाई दे रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ होश में रहिएगा आप लोग। इसका जो है 2 वॉल्यूम पढ़ा दिए गए हैं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, उसको जो है बाद में अपना वॉच कर लीजिएगा। यहाँ समझेंगे तारों से होकर वायर जो होते हैं, बल्ब जलता है वायर से जुड़े होते हैं, तो तारों से होकर प्रवाहित होने वाला जो कण होता है, गतिशील कण, वो कौन होता है? यहाँ ध्यान दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो तारों से होकर प्रवाहित होने वाला गतिशील कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में हमेशा चक्कर लगाते रहता है। तो चले वाला जो है, दौड़े वाला, बेचैन रहे वाला कण कौन है? वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका। यहाँ समझेंगे न्यूट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में होता है, वह न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन कण है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यह चार्जलेस है। चार्जलेस है, कोई भी चार्ज इस पर नहीं। इसको कह सकते हैं उदासीन कण कह सकते हैं। न तो ये धनात्मक कण है और न ही ये ऋणात्मक कण है। कौन? न्यूट्रॉन। तो कैसा कण है? आवेशहीन कण है। इसको ध्यान रखेंगे, पूछा गया जाएगा डायरेक्ट आपसे। यहाँ समझेंगे आप लोग विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। क्या होता है? एम्पियर। आवेश अर्थात चार्ज का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो चार्ज का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलॉम। कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने चार्ज का एसआई मात्रक दिया, के नाम पर पड़ा। तो आवेश का जो है चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। कूलॉम क्या होता है? कूलॉम होता है। यहाँ समझेंगे लोग एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक या समूह कहे या मूलक कहे, या आपके ऑर्गेनिक 4 पाठ का जो है टॉपिक है। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक या समूह क्या है? बॉन्ड CHO। यहाँ ये बॉन्ड खाली है, इसी में कोई कोई जो अपना यौगिक जुड़ेगा और उसके जो है यौगिक बनेंगे। तो मेन क्रियाशील समूह आप याद रखिएगा, बॉन्ड CHO। किसका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह का जो है क्रियाशील मूलक कौन है? बॉन्ड CHO। यानी कहो, कुछ कहो। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। क्या होता है? ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। कई गो से? 3 गो परमाणु से मिलकर बने होता है। यह जो आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यह जो स्ट्रेटोस्फीयर मंडल में पाया जाता है। कौन? ओजोन एक लेयर है, एक परत है जो हमको खतरनाक किरणों से हम लोग को जो है सुरक्षा करती है। यहाँ समझ लेंगे आप लोग विद्यार्थी साहब, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक अर्थात प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है? तो वह जो दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। चूंकि अवतल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को विभिन्न दिशाओं में छितरा देती है, फैला देती है, इसीलिए उसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इसका अदर नाम भी, दूसरा नाम भी याद रखेगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि वह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर अर्थात फोकस पर मिला देती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे। यहाँ परावर्तन का कई गो नियम है? तो प्रकाश से परावर्तन के 2 गो नियम है। एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सबसे हल्का क्वेश्चन है, एकदम याद रखना चाहिए। और प्रकाश के अपवर्तन के भी कई गो नियम है? 2 गो नियम है। तो याद रखिएगा, तो प्रकाश के परावर्तन के कई गो नियम? तो 2 गो नियम। और अपवर्तन पूछे तो कई गो नियम? 2 गो नियम। चूंकि नियम एक में मिलता है, दूसरा नियम अलग अलग रहता है। पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ समझेंगे विद्यार्थी साहब, किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य यानी वे से अधिक लाल रंग का होता है, इसीलिए खतरे का संकेत जो है लाल रखा जाता है, क्योंकि बहुत दूर से ही लाल रंग दिखाई दे देता है। इसका रीजन यह है कि उसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इसलिए। बैठिए आराम से, लेकर चलिए पता है कैसा कैसा बच्चा है जी।
नहीं सर, काट दीजिएगा सर। हाँ, तो हम लोग देख गए थे, ये विद्यार्थी से होश में अभी नहीं करता है जी, देख के चलिए सब सिस्टम है। यहाँ समझिएगा, तो हम आप लोगों को 69 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा दिए कि सबसे अधिक जो वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य जो है लाल रंग का होता है। यहाँ समझ लेंगे विद्यार्थी साहब, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होता है, वह प्रोसेस में जो है बनने वाला उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, तो आपका ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, क्योंकि पौधों के लिए ये आवश्यक नहीं होते हैं, वो हम लोग को दे देते हैं। हम लोग के लिए आवश्यक होते हैं कौन? ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है बनने वाला बाई प्रोडक्ट यानी साथ साथ जो सह उत्पाद है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। होश में रहेंगे, आगे समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण सबसे तीव्र गति से, प्रकाश संश्लेषण सबसे तीव्र मतलब तेज गति से किस वर्ण में, किस रंग में होता है, तो आपका जो हो जाएगा लाल रंग में सबसे तीव्र गति से जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संभव होती है। आगे समझ लेंगे विद्यार्थी साहब, पेड़ पौधे श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है, तो यह जो है रंध्रों के माध्यम से, रंध्रों के द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधों के पत्तियों में मेही छिद्र होता है, उन छिद्रों को ही क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। एस्टोमाटा इंग्लिश में बोला जाता है। तो एस्टोमाटा के माध्यम से श्वसन गैस दो को होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ले लेता है और हम लोग को ऑक्सीजन दे देता है। आगे समझ लीजिएगा, वृक्क अर्थात किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो यह आपका क्या है? नेफ्रॉन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होश में रहेंगे आप लोग। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन है। ब्लड जो है कैसा पदार्थ है? रक्त कैसा पदार्थ है? तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। आगे समझ लेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। तो दर्पण सूत्र कहेगा आपसे लिखने के लिए, ये ऑप्शन दे देंगे कि निम्न में कौन दर्पण सूत्र है, तो ये ध्यान रखेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और लेंस सूत्र को यहाँ समझ लीजिए लगले, लेंस सूत्र जो है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस में जो है सिर्फ माइनस है, लेंस माइनस, ध्यान रखेंगे लेंस में माइनस होता है, बाकी हूबहू होता है। v के मतलब हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी, u के मतलब हो गया वस्तु दूरी, f के मतलब फोकस दूरी। वही अर्थ यहाँ भी रहेंगे, बशर्ते लेंस में माइनस रहेंगे और दर्पण में प्लस रहेंगे। ये आपके लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र हो गए। आगे समझ लेंगे लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक जो है क्या है, तो डायोप्टर है। होश में रहेंगे, प्रचलित मात्रक कहेंगे तो डायोप्टर बताएंगे। अगर ये सही मात्रक कहते हैं तो ऑप्शन में डायोप्टर है तो आप डायोप्टर ही मारेंगे। लेकिन एक और मात्रक इसका जो है पर मीटर चलता है। क्या चलता है? पर मीटर चलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब जो है मीटर के m के पावर -1 अर्थात प्रति मीटर हो जाएगा। और जो है ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो ये है, तो यही चेकिए आप। अगर ये नहीं है ये है तो ये चेकिए आप। तो दोनों का रखेंगे ध्यान। आगे समझेंगे विभवांतर यानी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर का ये सही मात्रक अगर आपसे पूछता है तो बोलेंगे ओल्ट। क्या हो जाएगा आपका? ओल्ट। या सिर्फ विभव का ऐसा ही मात्रक तो ओल्ट होगा, विद्युत विभव का है तभी ओल्ट होगा, और विभवांतर का क्या हो जाएगा आपका? ओल्ट तो हो ही जाएगा। तो सब एक ही विभव से संबंधित जुड़े टर्म है। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। एक्वारेजिया एक लिक्विड है, एक द्रव है जिसमें सोना और प्लेटिनम जो है गल जाता है। ठीक है, तो सोना जो है उसमें गल जाता है, कुछ आपका वजन जो है कम हो जाएगा, तो सोना का जो क्वालिटी है कुछ कमजोर हो पड़ जाएगा। तो एक्वारेजिया एक ऐसा द्रव है जिसमें एक दो रसायन का यह मिश्रण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या है? यह अनुपात पूछता है कि कितना रेशियो में उस मिश्रण में दोनों केमिकल है। तो इसमें HCl और HNO3 का रेशियो जो 3:1 होता है। होश में रहिएगा, HCl जो है ज़्यादा होता है और HNO3 क्या होता है? कम होता है। तो पहले HCl ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा हो जाएगा और इसका जो है भाग उसमें 1 भाग रहता है। तो 3:1 बहुत ध्यान रखेंगे आप। तो एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। एक्वारेजिया में कौन गल जाता है? सोना गल जाता है, माने सोना का कुछ वजन आपका कम पड़ जाएगा, उसी में पेंदी में बैठ जाएगा। यहाँ समझ लेंगे अब गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रतक त्रिज्या के बीच रिलेशन संबंध क्या है? तो F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 या R निकालेंगे आप लोग तो क्रॉस गुना करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा भाई?
2f। यदि आपको फोकस दूरी 20 दे रहा है, अगर आपसे पूछता है वक्रता त्रिज्या, तो दुगुना कर दीजिए, 20 दूना 40 हो जाएगा। अगर जो है वक्रता त्रिज्या 40 दे दिया है, फोकस पूछ रहा है, तो फोकस जो है त्रिज्या के आधा होता है, तो 2 से भाग करके आधा कर लीजिए। होश में रहेंगे। यहाँ समझ लेंगे आप लोग, अंडाणु मादा में जो है बनता है अंडाणु, तो अंडाणु जो है निषेचित होता है किस भाग में, मादा के किस भाग में, तो वो आपका फैलोपियन नलिका हो जाएगा। तो मादा में जो है निषेचन जो है अंडाणु और शुक्राणु का जो संयुग्मन होता है, मिलता है, वह जो है आपको किस में मिलता है, फैलोपियन नलिका में मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ बोर्ड दिखना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, अंडाणु आप लोगों को बोर्ड पर लिखे हुए राइटिंग दिखाई दे रहे हैं ना जी। हमारा चेहरा मायने नहीं रख रहा है, ये पढ़ाई मायने रखता है ना, तो ये दिखना चाहिए। तो अंडाणु निषेचित होता है, देख रहा है कि पूरा एकदम कसम कस की है, तो उसमें हम कितना अटेंगे, इतना चौड़ा बॉडी है मेरा है, बताइए। उसमें और मोटा सा ये पहन लिए हाथी की तरह दिख रहा है। तो अंडाणु निषेचित होता है किसमें, फैलोपियन नलिका में। होश में रहेंगे। अच्छा, फैलोपियन नलिका किसका भाग है, तो मादा का भाग है, नर भाग नहीं है, होश में रहिएगा। और यहाँ समझिए, फूल अर्थात पुष्प, फूल कहे या पुष्प कहे, तो फूल का नर प्रजनन अंग कहे मेल पार्ट नर प्रजनन अंग, तो आपका पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुंकेसर। यहाँ ध्यान दीजिए, पुंकेसर कहे या पुमंग भी उसको बोलेंगे, तो ऑप्शन में से दोनों कोनो एगो रहेगा। तो नर पार्ट हो गया, फूल के मर्दानवा भाग हो गई, समझ ला कौन चीज, पुंकेसर हो गया, पुंकेसर या पुमंग। आगे समझ लीजिए, फूल या पुष्प का मादा जनन अंग फीमेल पार्ट जो है आपको कहलाता है स्त्री केसर या फिर जायांग। तो दोनों में से कोनो ऑप्शन में आपको मिलेंगे, तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, स्त्री केसर या फिर जायांग। बोलिए, यहाँ समझेंगे आप लोग, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो वो आपका वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत चर्चित क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा भाई लोग, वाट हो जाएगा। आगे समझिएगा, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह बीमारी हो जाता है, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। यह जो है ज़्यादा शुगर के सेवन से ज़्यादा चीनी खाला से हो सकता है, समझ रहे हैं, या खान पियान की वजह से भी हो सकता है। तो इंसुलिन की कमी से जो है आप पकड़ता है। यहाँ समझ लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस जिम्मेवार है। ग्लोबल वार्मिंग में धरती पर ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन इफेक्ट, इसके लिए कौन गैस जिम्मेवार है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, CO2 गैस। तो याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस जिम्मेवार है सबसे अधिक, और भी गैस थोड़ा जिम्मेवार है, लेकिन इससे ज़्यादा योगदान है। यहाँ समझ लेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से, क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के 4 पदार्थ की आवश्यकता पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, पानी, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन 4 प्रोसेस से जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे भोजन के रूप में कौन चीज़ बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार के गैस है, वो ऑक्सीजन दरअसल कहाँ से निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन जो है उसमें जल यूज होता है ना, उसी जल से निकलता है। तो होश में का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, तो वही ऑक्सीजन होता है। यहाँ समझेंगे विद्यार्थी सब, बॉन्ड COOH, डैश नहीं, बॉन्ड है, तो बॉन्ड COOH है, ठीक है। और यह अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो यह जो है आपका अम्ल है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप पूछेगा, क्रियाशील समूह पूछेगा, तो यही कहेंगे बॉन्ड COOH। तो ये में कार्बन है एगो, 2 ऑक्सीजन है एगो हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड COOH जो है अम्ल होता है। क्या है, ये अम्ल है, एसिटिक अम्ल, सब जो है फॉर्मिक अम्ल, इसी में पढ़ना होता है। आगे समझ लेंगे, सल्फर को हिंदी में गंधक कहते हैं। तो सल्फर का अणुसूत्र या आणविक सूत्र क्या होता है, तो S8 में सल्फर कैगो होता है, 8 गो होता है। सल्फर कैगो होता है, 8 गो मिल के तब जाके वो सल्फर के एक अणु बनाते हैं। यहाँ देखेंगे आप लोग, सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसे माइक्रोस्कोप कहेंगे इंग्लिश में आप लोग, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के, हल्ला मत कीजिए, किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तर लेंस हो जाएंगे, होश में रहेंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन में भी कहता है, तो वहाँ भी आपको उत्तर लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ समझेंगे आप लोग, पवन ऊर्जा, यानी पवन से बिजली बनाना होगा आपको, तो पवन चक्की लगाना होगा। इसके लिए पवन की चाल, हवा चलेगा तभी ना बनेगा जी। पवन की चाल जो है, पवन की चाल कट गया, कोई बात नहीं है,
पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सब इशारा करना जरूरी है का भाई? गजब गजब लोग हैं यहाँ पे, तो ध्यान ना कहीं कहीं आपको पढ़ाई पर नहीं रहता है। तो मतलब यहाँ देखिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, होश में रहिए, बहुत बड़ी कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम होश में याद रखिएगा। उसके बाद जो है उष्मा का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष में प्रकाश है तो लाइट से कोने का लेना नहीं है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक है विद्यार्थी। प्रचलित मात्रक है, बड़ी मात्रक है डिस्टेंस का। पार्सेक भी दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। तो इसको जो है आपने 30 क्वेश्चन देखा, यहाँ तक 93 तक पढ़ा दिए हैं हम आपको। इसका भाग खाली समय में बार देते हैं कि अपने ही आप जो है सफलता बड़का से बड़का जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके आज के जो है तीसरा जो बूस्टर डोज है हमने आपको पढ़ाया। इसके आगे जो भी हो सब्जेक्ट का होगा हम धीरे धीरे लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए कंबल ओढ़ के पढ़ते रहिए, क्योंकि ठंडा से बचना भी है और पढ़ना भी है। जरूर थोड़ा के ध्यान दो।